सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान, सफीर पाकिस्तान। Provide $1.5 billion a year in economic let us aid build to relationships Pakistan. around cultural And exchange. I've watched as you have been an important Pakistan has a future to play in the whole world. आपके कारनामों, आपकी कामयाबियों, एहसासात, ख्यालत पर मबनी प्रोग्राम सफीर पाकिस्तान। Paul, I'm very proud to be a Pakistani. I'm proud of my country. समाजी, सखाफती, इस्लामी और सियासी राब्तों का एक नाम सफीर पाकिस्तान। Waqar Ali Khan Lifetime Achievement Award for his services. I want to recognize Safir Pakistan, Mr. Waqar Khan. Mr. Waqar Khan, if there's anybody who should be nominated for a Nobel Peace Prize, it's him. हर जगह, हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। कहिए कैसे मिजाज हैं? सफ़ीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान, राब्तों का एक नाम सफ़ीर पाकिस्तान। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान आपका अपना और सिर्फ आपका अपना प्रोग्राम है, क्योंकि ये आपकी ही बात करता है, आपके ही अपने लोगों से मुलाकातें कराता है और आपकी एक्टिविटीज़ को, आपकी मसरूफियात को मंज़र आम पर लेकर आता है कि आप अमेरिका में क्या कुछ कर रहे हैं। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान को आज 15 साल से ऊपर हो गए ब्रॉडकास्ट करते हुए, और ये ही आपकी कामयाबी है और मेरी भी कामयाबी है। नाज़रीन, मैंने आपसे कई बार कहा है कि आप हमें अपने बारे में बताएं, हमें ऐसे लोगों की निशानदेही करें जो बहुत कामयाब हैं, जिन्होंने बहुत कुछ किया है, जो कुछ भी नहीं थे, पाकिस्तान से यहाँ आए और उन्होंने बहुत कुछ यहाँ बनाया, क्योंकि यहाँ पे माहौल है, यहाँ पे एक इंतज़ाम है, यहाँ पे एक सिस्टम है, और यही सिस्टम और यही इंतज़ामात अगर पाकिस्तान में मिले तो वहाँ के लोग भी चाँद पे सितारे टाँक सकते हैं। नाज़रीन, शायर मशरिक़ से ही कहा है, खोलाक ज़मीं देख फलक देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। तो मशरिक़ में बहुत कुछ है, मशरिक़ी अंदाज़, तहज़ीब तमद्दुन और वहाँ का अपना अंदाज़। नाज़रीन, सबसे पहले आप तमाम लोगों को ईद की भरपूर मुबारकबाद मेरी जानिब से, मेरे एडिटर जैसन चाउडर की जानिब से, मेरी असिस्टेंट लसे के नाम से, मेरी वाइफ फ़ातिमा ख़ान और मेरे बच्चे आज़र शमा के नाम से, और मेरे तमाम एडवाइजरी कौंसिल के नाम से, जिसमें मेरे ब्यूरो चीफ भी शामिल हैं, जिसमें अंजुम अनवर डैलस से, मिशिगन से आपकी जानी पहचानी नाज़मा राना, डैलस से एक बार फिर नाहिद राहिल, तस्नीम आगा, जनाब नईम साकिया साहब, हमारे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर, लीगली करेक्ट लीगल प्रोग्राम के। इसके अलावा न्यूयॉर्क से जहांगीर लोधी, और ऑफ कोर्स वाशिंगटन डीसी से अकीला ज़फ़र, और ये मेरे वो नुमाइंदे हैं जो आप तक रिपोर्टें पहुँचाते रहते हैं और पहुँचाते रहेंगे। इन तमाम की जानिब से भी आपको भरपूर ईद मुबारक, और मेरे तमाम एडवाइजरी कौंसिल की जानिब से भी आपको ईद मुबारक। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपका रमज़ान बहुत अच्छा, बड़ा मुतबर्रक, बड़ा रूह परवर गुजरा होगा। आपने नमाज़ें अदा की, आपने रोज़े रखे। अल्लाह ताला आपके रोज़ों को कबूल फ़रमाए और आपकी दुआओं को भी कबूल फ़रमाए। और आज मैं ये भी दुआ करूँगा, ऐ अल्लाह ताला तू हमारे वतन को सदा सलामत रखे, हमारे सरों पे उसका साया रखे, हमारा मुल्क ऐसा मुल्क हो कि एक मिसाली मुल्क हो। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान पे बिल्कुल बुरा वक्त है, लेकिन वक्त निकल जाएगा अगर हमें इत्तेहाद है, हमें मोहब्बत है, हमें अख़ुव्वत है, और हम अभी भी जाग जाएं
और ये जागने का वक्त है। अगर आप भी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। नाज़रीन, मैं आप तमाम लोगों से, मैं अपने तमाम उन नाज़रीन से जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और प्रोग्राम देखते रहे हैं, आज वाकई आप दुआ करें पाकिस्तान की सलामती के लिए कि वो सब हिलाली परचम कायम रहे। वो सब हिलाली परचम जिसकी आज़ादी के लिए बरे सग़ीर के 25 लाख लोगों ने अपनी जान का नजराना पेश किया। हमारे पुरखों की वो अमानत जिस पर हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उसकी हिफाजत करें। हमारे पायनियर्स कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल और वो पायनियर्स जिन्होंने कायद आज़म का साथ दिया, उसकी एक लंबी फहरिस्त है। ये सब उनकी अमानत है। नाज़रीन, हम उन शुहदा कराम को कैसे भुला सकते हैं जिन्होंने अपनी जान का, अपनी माल का नजराना देख के आपको एक खूबसूरत और हसीन मुल्क अता किया। हम उन लुटेरों को, हम उन गासिबों को, हम उन झूठों को, हम उन कातलों को, हम उन दहशतगर्दों को माफ़ नहीं कर सकते और उनको ये मौका फराहम नहीं कर सकते कि वो मज़ीद पाकिस्तान की बर्बादी का सामा बने। मैं तमाम आवाम से गुजारिश करता हूँ, वह बैरून ममालिक आबाद होने वाले पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि वो मुल्क में कॉल करें अपने लोगों को, रिश्तेदारों को कि इस बार सही और अच्छे नुमाइंदों को मुंतखब करें ताकि वो मुल्क की बागडोर संभाल सकें। ये कोई किंगडम नहीं है, ये कोई बादशाहत नहीं है कि मैं वज़ीर था तो मेरा बेटा वज़ीर होगा, मेरा बेटा नहीं तो उसका बेटा वज़ीर होगा। ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए और अब एक जमहूरियत को नए अंदाज से उभरना होगा ताकि मुल्क तरक्की की राह पे गामजन करे। तो यही मेरा एक मैसेज था आज ईद की खुशी के मौके पे। अल्लाह ताला पाकिस्तानियों को हज़ारों ईदें मनाने का मौका मिले पाकिस्तान में, और पाकिस्तान दुनिया पे एक तरक्की याफ्ता मुल्क की हैसियत से तरक्की करता हुआ दुनिया को दिखा दे कि हम एक ज़िंदा कौम है, हम एक पाइंदा कौम है। नाज़रीन, तो आज का प्रोग्राम में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स और मुख्तलिफ चीज़ें शामिल हैं, जिसमें ऑफकोर्स चांद रात, ईद की झलकियाँ, ईद की नमाज और एक रिपोर्ट डैलस से जो हमने की थी जिसमें रिचर्डसन मॉस्क में हुआ था इंटरफेथ कम्युनिटी के कुछ डायलॉग्स और कुछ बैरून ममालिक आबाद पाकिस्तानी जो कहते हैं कि उनको वोटिंग राइट दिए जाएं। और ये हकीकत है, जब आप इमदाद मांगते हैं, जब आप कड़े वक्त में पाकिस्तानी को याद कर सकते हैं और कहते हैं कि आप हमारा बाजू हैं, आप पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, तो उनको वोटिंग के राइट्स भी दिए जाएं, उनके वोटिंग राइट दिए जाएं, उनको हुकूक दिए जाएं और उनको पाकिस्तान में सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी चाहिए। मुझे ये इत्तलात मिली है कि बहुत सारे पाकिस्तानी जब एयरपोर्ट पर जाते हैं उनको रास्ते में ही लूट लिया जाता है। तो मैं पूछूंगा जनाब सदर मोहतरम साहब से और जनाब जिलानी साहब से, ये कौन सी सिक्योरिटी है कि एयरपोर्ट पे बैरून ममालिक से आने वाले पाकिस्तानियों को दिन दिहाड़े और सूरज की रोशनी में लूट लिया जाता है? तो इसकी आपको हिफाजत करनी होगी। नाज़रीन, तो आइए आपको लिए चलता हूँ आज के भरपूर प्रोग्राम में। मुझे उम्मीद है कि आप प्रोग्राम एंजॉय करेंगे और हाँ, याद रहे कि बहुत से प्रोग्राम आने वाले हैं, शहर में बहुत सी इवेंट्स आ रही हैं, तो उसकी भी रिपोर्ट आप तक हम पहुंचाएंगे। अगर आपके शहर में ईद से मुताल्लिक कोई प्रोग्राम हुआ है, उसकी रिपोर्ट्स है, हमें ज़रूर भेजें, हम आपको उस प्रोग्राम में शामिल करेंगे और अपने इस प्लेटफॉर्म से एयर भी करेंगे। आइए देखते हैं आज का भरपूर प्रोग्राम। एक बार फिर आप तमाम लोगों को ईद मुबारक। We all like something special. He likes it personal. He likes a private space. He prefers it laid back. She likes a bedtime story. He likes to dream of his own. How would you like to fly with the best? Etihad Airways, the world's leading airline. नाज़रीन, आज अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ स्टेट में, मुख्तलिफ शहरों में चांद रात बड़े जोर शोर से मनाई जा रही है और आज लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में भी चांद रात
नहायत ही ज़ोर शोर से मनाई जा रही है। इसमें तमाम तर कम्युनिटी के लोग शामिल हैं, चाहे ईरानी हो, अफगानी हो, बांग्लादेशी हो या पाकिस्तानी हो। आज मेरे पीछे देखें तकरीबन हज़ारों लोग जमा हैं और ये यहाँ पे मेहंदी लगवाने और चूड़ियाँ ख़रीदने, कपड़े ख़रीदने आए हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं और वतन से दूर रह के यहाँ वो वतन की याद को ताज़ा रखना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ये बहुत बड़ा क्राउड है जो हर साल जमा होता है। ये छठा साल है यहाँ पे, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं चांद रात को मनाने। और कल पूरे अमेरिका में ईद बड़े ज़ोर शोर से मनाई जा रही है। इस साल ईद लॉस एंजल्स में एंजल स्टेडियम में मनाई जा रही है और बड़े अच्छे गेम्स वहाँ होते रहते हैं। नाज़रीन, आज ये यहाँ पे तारीख़ी दिन है। इससे पहले इतना बड़ा क्राउड यहाँ नहीं हुआ था, लेकिन आज यहाँ पे वाकई लोग बड़े शौक से, बड़े ज़ौक़ से यहाँ पे आए हैं ताकि वो अपने वतन की याद को ताज़ा करा सकें। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम सब लोग यहाँ चांद रात मेला कर रहे हैं शाहनवाज रेस्टोरेंट के ऊपर। आप लोगों को भी हम जो है पाकिस्तान के अंदर जैसे होता है यहाँ पे भी हम लोग सब ईद मना रहे हैं। तो क्या हो रहा है आज यहाँ पे? आप लोग चांद रात मना रहे हैं? जी हाँ, चांद रात मना रहे हैं हम लोग, बड़ी खुशी है। को भी और बहुत बहुत सबको ईद मुबारक हो। ईद मुबारक, ईद मुबारक। मैं तमाम पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान में भी और लॉस एंजल्स में रहने वाले सब पाकिस्तानियों को ईद मुबारक कहना चाहती हूँ। ईद मुबारक एवरीबॉडी। चांद रात मना रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। ईद मुबारक एवरीबॉडी। Eid Mubarak to everybody. Eid Mubarak to Los Angeles, to Muslim Ummah all over the world. Kul aam wa antum bi khair wa antum bi sahha inshallah. पाकिस्तान के हालात काफ़ी इस वक्त ख़राब हुए हैं, लेकिन हम यही चाह रहे हैं कि एक पीस का पैगाम जाना चाहिए सबके लिए। बहुत बुरे हालात हैं, ऐसे होने नहीं चाहिए, मगर हम बिल्कुल सिंपल तरीके से मना रहे हैं इसलिए कि यहाँ के लोगों को थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट देने के लिए। ये माशाल्लाह सारे गामा के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और बहुत ही अच्छी म्यूज़िक देते हैं। बड़े कहते हैं ना कि बस मिसाली म्यूज़िक है इनकी। तो चांद रात आप मना रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल मना रहा हूँ मैं मरहबा पैलेस के साथ। एंड म्यूज़िक तो नहीं यहाँ पे? वेल, इन्होंने एक्चुअली म्यूज़िक तो होना था, लेकिन क्योंकि इस्लामिक तरीके से हो रहा है तो इसलिए हम सिर्फ नॉर्थ बैकग्राउंड में चलने जा रहा है और इंशाल्लाह इस वीक से म्यूज़िक भी होगा। बस मेरी तरफ से सब लोगों को ईद मुबारक। ईद मुबारक। मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। माशाल्लाह सुहेल भाई ने इतना यहाँ पे रौनक लगाई हुई है। ईद मुबारक एवरीवन। होप यू हैव अ गुड एंड अ सेफ वन। देखिए वक़ार साहब, पाकिस्तान के तो वाकई हालात ख़राब हैं और वहाँ तो मतलब ईद जो है उसको लेविश तरीके से अगर मनाए कोई तो बड़ी कोई अच्छी बात नहीं है। मेरी तरफ से सब पाकिस्तानियों को ईद मुबारक और खुशी की ईद मुबारक। जी, बहुत अच्छा लग रहा है चांद रात मना के यहाँ पे, लेकिन अपने मुल्क को ऑफ कोर्स मिस कर रहे हैं और होप कर रहे हैं कि वहाँ पे हालात अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत फिक्रमंद रहती है पाकिस्तान से? जी, मैं बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहती हूँ, बहुत ज़्यादा। Everyone be safe and have a very happy Eid. Enjoy your family, enjoy your loved ones, and be grateful to Allah for all the blessings that He's given us. Well, we are here to enjoy the Eid al-Fitr, and we are expecting a very big crowd today. Eid Mubarak to all of the Geo TV viewers, and thank you very much for covering this event today, and Eid Mubarak to you. तो सबको मैं ईद मुबारक बोलूँगा। कल हमारी ईद है और आज चांद रात सब मना रहे हैं। हमारी तरफ से सबको आज की चांद रात भी मुबारक हो और आप लोगों के ताउन से मैसेज हमारा जाएगा सब तक। पाकिस्तान को कायम रखे और पाकिस्तान में जो हालात हैं उसको बेहतर करे और हम सबको दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक to everyone. This is such a fun night and we love coming here every Eid and I think Shahnawaz hosts the best Chand Raat party. It's a great evening. Everybody's here enjoying ourselves. It's really good. We are here for Chand Raat get together and we always look forward to it and it's a lot of fun. We get to see a lot of friends. वकार भाई, थैंक यू सो मच। चांद रात जो है वो तो एक खुशी का समय है। हम पाकिस्तानी लोगों को याद कर रहे हैं यहाँ पर और आज इसीलिए यहाँ पे म्यूज़िक का कोई प्रोग्राम नहीं रखा गया, इसलिए कि हम पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको भी याद रख सकें। सबको ईद मुबारक हो और माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है वो समा लगा हुआ है और आप भी यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ नहीं, मजे लूट रहे हैं बस ईद के। पाकिस्तान में इतने हालात ख़राब है और यहाँ मज़े कर रहे हैं आप। बस क्या करें हम, काश पाकिस्तान भी इधर आ जाए सारा।
अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है वकार भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूब लग रहा है। Eid Mubarak everyone from all of us to the whole America and Pakistan. हम लोग यहाँ आए हुए हैं, आज चांद रात है मेले में शाहनवाज के, और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे स्टॉल्स हैं, मेहंदियाँ लगाई हैं सबने, और वी आर हैविंग फन एंड वी enjoy watching सफीर पाकिस्तान। I think this is a very pleasant moment that we are here all together, and we are almost in the end of the month of Ramadan, and I would like to congratulate to all the Muslim. Alhamdulillah, there's multiple Eids today. One is at Angel Stadium, one is at the Pacific Palms. We're in Anaheim Stadium right now. Southern California is celebrating a very beautiful Eid. All the youth are very dressed up, looking very good. Alhamdulillah, it's a very good Eid Mubarak for all the youth right now. हमेशा की तरह आज भी ईद बड़े ज़ोर शोर से मनाई जा रही है और यहाँ पे बच्चे बूढ़े जवान सभी मौजूद हैं। और देखा ये गया है कि लोग काफ़ी अफसरदा भी हैं, जो हालात कराची में रोनमा हो रहे हैं उसकी वजह से वो जोश खरोश यहाँ नहीं पाया जाता है जो हमेशा पाया जाता था। आज ईद की नमाज अमेरिका में बाकायदा हर जगह अदा की गई और अल्लाह ताला से दुआएं मांगी गई कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को सदा सलामत रखे। This is the day of Eid. Let us rejoice indeed, for this is the day of Eid. Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alayhi salatullah, alayhi salatullah, la ilaha. ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, आप सबको ईद मुबारक। Eid Mubarak. Eid Mubarak. I'm on TV. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Assalamu alaikum, Eid Mubarak to everyone, mashallah. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak to everybody. Thank you. Eid Mubarak. Eid Mubarak. What's your message today for the Ummah? The Ummah has to understand that Ramadan is not just a ritual. Ramadan has a message, and that message is that you be connected with Allah, and have learned the self-discipline, know what to do, what is right and what is wrong, do the right things and avoid the wrong things, and care for each other. Love each other. Love yourself, love your family, love your neighbors, and bring peace and harmony to the world. We can do a lot good. That's what we have to do. It is unfortunately Muslims are not representing Islam. We have become more just rituals and not the real message, the real values of Islam. So we have to present the real values of Islam. We have to live by those values. Well, I think it was a wonderful event. I mean, this is something that all the families look forward to in the masjid. It's an occasion where not only the families get together, but the friends, people that we like yourself. So it's all in all, it's a great day for us. It's a wonderful occasion. It's a day of joys, a day of completing, alhamdulillah, with a lot of blessing, our month of Ramadan, and a lot of prayer for our Muslim Ummah, for mankind, and peace in this world. ये बड़े अफसोस की बात है, ईद का मौका है और कराची के हालात सुन के हमारा दिल जो है खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि जो कराची में हो रहा है ये एक मुस्लिम मुल्क में नहीं होना चाहिए जिसके लिए पाकिस्तान बना था। और हम आपस में इस मुकद्दस मंथ में एक दूसरे के टारगेट किलिंग और पॉलिटिकल किलिंग कर रही है और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है उसके बारे में। ये बड़े अफसोसनाक बात है। Wow, lot of things going, but we need to develop ourselves, we need to enrich ourselves to make the world better. That's all thing we need to do. We need to think ourselves first and how we can develop our people and our country, the world, the Muslim, and the world should be together. I would like to say happy to everybody all around the world where Geo viewers are, and wish peace and prosperity on Eid. Assalamu alaikum. I'm speaking from Anaheim Convention Center, where we had a terrific khutbah by Dr. Siddiqui. He's one of the best lecturers, and he really got us motivated and together. It was a great atmosphere, and I hope to have a fun day today. नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये जमे अफीर है ख़वातीन का। ख़वातीन भी यहाँ ईद की नमाज़ पढ़ने आती हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पे ख़वातीन नमाज़ पढ़ती हैं और बड़े रंग बिरंगे और अच्छे
कपड़े ज़ेबतन करके आई हैं और यहाँ लग रहा है कि वाकई ईद है। तकरीबन 20,000 से ऊपर लोग हैं जमा हैं, मर्द और ख़वातीन, बच्चे और बड़े जोश खरोश से ईद यहाँ मना रहे हैं। Eid, yeah, Eid is a big festivity, and I think this is one of the few times that we get to see our old ones after sometimes years. With me being busy, I think this is showing our unity, our integrity, our solidarity as a nation, as Muslims, and God bless for giving us this opportunity twice a year. Eid Mubarak, and we pray for all the community, especially the cyclone in the East Coast, and also for Pakistan, Afghanistan, Egypt, and Syria. The uprising, inshallah, will help us, so we are all together. ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, आप सबको ईद मुबारक अमेरिका से, लॉस एंजलिस से, और बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे आप सब लोग को सलामत रखे ईद के दिन में। You live in peace. We, all the communities here in Los Angeles, pray for you. भाई सबके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला सबके लिए करम रखे, अल्लाह पाक करम की नज़र कर दे। बड़ी महंगाई हो गई है, लोग बहुत परेशान हैं, अल्लाह ताला कुल उम्मत का भला करे। हम यहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कौम को कि हम आपके साथ हैं और अल्लाह ताला सब ठीक करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह मियाँ से दुआ है कि आप पाकिस्तान में अमन कायम हो और पाकिस्तान के हालात ठीक हों। पाकिस्तान के लीडरान जो हैं अल्लाह मियाँ करे कि वो ऐसे हों जो मुल्क के दोस्त हों, ईमानदार हों, और अल्लाह मियाँ पाकिस्तान की कौम को सब मुसीबतों से बचा के रखें। हमारी सब लोगों की तरफ से पाकिस्तान में सब मुसलमान भाइयों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आप हारमनी और सुकून से रहिए, प्लीज़ एक दूसरे का ख्याल रखिए और एक दूसरे को प्रोटेक्ट कीजिए। इस्लाम में इस वक्त यूनिटी की बहुत सख्त ज़रूरत है और इस्लाम इस वक्त हर जगह पे इस्लाम में प्रॉब्लम है, उलझन्स हैं, लेकिन वो किस वजह से हैं कि हम लोगों ने अपने बेसिक रूट्स जो इस्लाम के हैं वो छोड़ दिए हैं। और वो ये है कि हम लोगों को पीस और हारमनी से रहना चाहिए, एक दूसरे से इत्तेफाक करना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिल बैठ करना चाहिए। हमारे यहाँ कोई मज़हब, ज़ात और पात का कोई वो नहीं है, सब मुसलमान एक जैसे हैं। पठान है, पंजाबी है, सिंधी है, बलोची है, जो भी हैं सब भाई हैं। I'd like to wish everybody happy Eid, and I hope you have a great time with your families. And you know, we're very proud of our Islamic community to put on this amazing event every year. ठीक है, ईद मुबारक सबको। मैं मन में तो गल कर अच्छा बधाई की ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत खुशी थी डाची ने नवकार सारो दोस्त है, बहुत सारो कम करी रही है माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनको और तरक्की दे, न जियो को तरक्की दे। मेरा यही है कि सबसे पहले तो ईद मुबारक टू होल उम्मा, खुसूसन पाकिस्तानियों को हम बहुत मिस करते हैं। अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत करे और अल्लाह ताला पीस करे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आपस में मिलकर रहें। ईद का पैगाम यही है कि हम आपस में अख़ुवत मोहब्बत के साथ रहें, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए मैं तमाम पाकिस्तानियों से अपील करता हूँ कि वो अपने इस भाईचारे का मुजाहरा करें और हमें अल्लाह ताला नफ़रत से दूर करें। शुक्रिया। क्या आज पाकिस्तान में इतने हालात ख़राब हैं, इतनी परेशानियाँ हैं, वहाँ पे तो लोग नाने शबीना को भी मोहताज हैं, तो क्या मैसेज, क्या पैगाम है पाकिस्तान के लिए? Well, अगर आपको it's a very difficult question, but I can tell you कि हमारी जो hardships है ना, they're no worse, not even close to the hardships that the Sahaba went through, right? तो इस hardship में भी अल्लाह सुब्हान ताला टेस्ट करते हैं। अगर हम उस अल्लाह की रस्सी को, जैसे डॉक्टर सदीर ने कहा ना, hold on to the rope of Allah, everybody hold on to the rope of Allah, inshallah everything will be okay. बिल्कुल मैं बेटे ने सही कहा है, अल्लाह की रस्सी को पकड़ने से सब काम सही हो जाएंगे, वरना ऐसे ख्वार होते रहेंगे, कभी इधर भीख मांगेंगे, कभी इधर भागेंगे, इधर भागेंगे, हर तरफ भागना छोड़ दें। एक ही जगह है और एक ही है, उसी को पकड़ लें, सारे काम खुद ब खुद सीधे होते चले जाएंगे। ईद मुबारक। ईद मुबारक। We're actually looking forward to spending the Eid 2011 with friends and family here. We're over here in Anaheim Convention Center, and we definitely, like I said, look forward to spending a beautiful day and once again a beautiful year. It's just all about having a good time with the family and friends, you know, just hanging out, coming to prayers in the morning, and just having a good time, you know, just meeting up with the community, uniting and talking to each other, you know, greeting each other for Eid Mubarak. That's pretty much about it, you know. सर नमाज पढ़ी है बीबी अल्हम्दुलिल्लाह, अब जाएंगे वालिद के कब्रिस्तान पे जाऊंगा
वहाँ पे फातिहा पढ़ूंगा, उसके दोस्त और अहबाबों के साथ फिर इंशाल्लाह ताला। आप आ रहे हैं ना शाम को? इंशाल्लाह बिल्कुल। बस अस्सलामुअलैकुम टोलो पुख्तनो ता मुसलमानानो ता चेरते चेसे अख्तर मो मुबारक खुदाम रंदी लरा टोल सरा मुवफ़्फ़क़ियत और कामयाबी टोलो पुख्तनो उरुनो और टोलो मुसलमानानो ता वाड़म डेरा मेहरबानी। Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is Dr. Rabia Khan, President of Pakistan Society of North Texas, personally inviting you to come join us for our annual Qaid Mela and Eid Milan party on Saturday, September 10th. Please bring your families and friends and show our fellow Americans that we are fun-loving, family-oriented, one united Pakistani community. बराए मेहरबानी बड़ी तादाद में तशरीफ़ लाइए और पाकिस्तान में अमन और सलामती की दुआओं में हमारा साथ दीजिए। शुक्रिया, भूलिएगा नहीं, Saturday, September 10th। नाज़रीन, आज यहाँ डैलस टेक्सास में इस्लामिक सेंटर ऑफ नॉर्थ अमेरिका में एक बहुत बड़ी तकरीब हुई जिसमें इंटरफेथ के तमाम ग्रुप ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशाइंद बात है कि मस्जिद के अंदर गैर मुल्कियों का आना और उन लोगों को शामिल होना जिनका मज़हब इस्लाम नहीं है। आज जो लोग यहाँ पे शामिल हुए उसमें जोइश कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और यहाँ पे ब्रेड ब्रेकिंग इवेंट थी आज इस इस्लामिक सेंटर की जानिब से, जिसमें बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया। Reverend Joseph Stabile. I'm the pastor of Cochran Chapel United Methodist Church, Dallas's oldest Christian church, and I think this is absolutely wonderful. I'm thrilled and delighted. It's an honor and a privilege to be here tonight. तो यहाँ आकर सब फ्रेंड्स को, सब दोस्तों को मिलकर जो एक महीने के लिए फास्ट करते हैं उनसे पता चलता है कि भी क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। यहाँ तकरीबन आ गए हैं, कुछ लोग बाकी रह गए हैं, लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितने तकरीबन सब लोगों को बुलाया था उन्होंने अच्छा very good response. We are overwhelmed to see that response that the people are inshallah, and we in the future we're going to keep on continuing. Here today as the principal of the IANT Quranic Academy that's housed upstairs, and I'm here because I'm very interested in interfaith. My name is Tricia Harris. Why are you here today? And I'm here with the Interfaith Council of Dallas. Our message, live in peace for the world, and we are here join our friends, I think it's important to bridge communities and bridge faiths, and the way you become friends is by becoming friends. ऐसी फंक्शंस होनी चाहिए ताकि हम दूसरे लोगों से भी मिल सकें। Let us sit together and break this bread. Thank you for this wonderful recognition of Thanksgiving in all of our lives. Thanks very much. मैं रिप्रेजेंट करता हूँ आगा खान फाउंडेशन और आज मैं DFW इंटरनेशनल अलायंस के साथ कुछ लोगों को यहाँ ले आया हूँ जिसमें आउटरीच के काफ़ी लोग हैं, कुछ क्रिश्चियन, कुछ जूइश, कुछ हिंदू। सो यही इसी तरह के अगर हम दूसरे इवेंट अगर करते रहें तो इंशाल्लाह I mean we will get closer, the east and the west will get closer in culture. जो खुशी और एक बाहमी एतमाद की फ़िज़ा पैदा करने की कोशिश की, जो कि हमेशा से हमारी कोशिश रही है। गैर ममालिक में आबाद पाकिस्तानियों में अब ये सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तानियों को जो बैरून ममालिक में आबाद हैं उनको अमली सियासत में हिस्सा लेने का मौका दिया जाए और उनको वोटिंग के हुकूक भी दिए जाएं और नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली में खुसूसी नशिस्तें दी जाएं। इन पाकिस्तानियों का कहना है कि मवरसी और जागीरदाराना सियासत ने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया है। करप्शन, लूट खसोट, अकरबा परवरी ने 65 सालों में परवरिश पाई है। गैर ममालिक में आबाद पाकिस्तानी जो ज़र मुबादला का सबसे बड़ा ज़रिया है, पाकिस्तान की मईशत में कलीदी और अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उनमें यह मुतालबा जोर पकड़ा है कि उनको वोटिंग के हुकूक दिए जाएँ ताकि वो सही नुमाइंदों का इंतखाब करके पाकिस्तानी अवाम की मदद कर सकें और पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामदन कर सकें। उनका कहना ये भी है कि अगर पाकिस्तान में ईमानदार हुकूमत हो और अमन हो
तो गैर ममालिक में आबाद पाकिस्तानी करोड़ों डॉलर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। आइए देखते हैं उनकी राय। जी, ये जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की वोटिंग का मसला है, इस सिलसिले में अगर जिस तरह पाकिस्तान में कौमी असम्बली में स्पेशल सीट होती हैं, मखसूस नशिस्तें होती हैं, इस तरह बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए भी अगर ऐसी मखसूस सीटें हों और हमें भी वोट का हक हासिल हो, हम भी यहाँ से वोट के ज़रिए पाकिस्तान के हालात को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। बुरी ख़बरें सुनते हैं, परेशान होते हैं, हालात ठीक करना चाहते हैं, तो हम वोट के ज़रिए अगर हालात ठीक कर सकते हैं तो हमें इसका वोट का हक मिलना चाहिए। इमदाद के लिए तो हमसे करोड़ों रुपए इमदाद मांगी जाती है। कहा तो जाता है कि बैरून मुल्क जो है हमारा बाजू है, लेकिन कमाल है वोट का हक नहीं है। भाई, इस तरह भी हमें वोटिंग हक मिलना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जो दूसरे ममालिक हैं उनके बाशिंदे जब दूसरे मुल्कों में जाके रहते हैं तो उनको बाकायदा वोटिंग का हक हासिल होता है। जैसे अमेरिका के लोग अगर जर्मनी में रह रहे हैं तो जर्मनी से वो लोग वोट दे सकते हैं आराम से बैठ के, तो वाई नॉट, हमें क्यों नहीं मिल सकता, हमें भी मिलना चाहिए। और इसी तरीके से बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि असेंबलियों में भी हमारी रिजर्व सीट होनी चाहिए ताकि हम अपने मसाइल को सही तरीके से वहाँ पहुँचा सकें और उनके मसाइल को सही तरह से समझ सकें और उनकी मदद कर सकें। तो ये मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा आइडिया। सन 2010 और 11 के नंबर्स के मुताबिक हमने $13 बिलियन पाकिस्तान में भेजा है, जो कि IMF के मुताबिक 4% पाकिस्तान का GDP है। अगर पाकिस्तान की सारी एक्सपोर्ट और सर्विसेज को मिला के उसका रेशो देखा जाए जो हमने पाकिस्तान पैसे भेजे हैं तो वो 22% बनता है। इतनी ज़्यादा हम पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं और मोहब्बत रखते हैं और हर तरह की हर मुश्किल में हम उनकी मदद करना चाहते हैं। और वहाँ जाके हमारे डॉक्टर हज़रात और दूसरे लोग मदद कर रहे हैं, वॉलंटियरली काम कर रहे हैं। उसके बावजूद जब हम चाहते हैं कि अच्छे लोगों को हम सेलेक्ट करने का हमें भी मौका दिया जाए मुल्क से बाहर बैठ के, तो वो मेरी अपील रिजेक्ट कर दी जाती है और हमें कभी भी इस वोट का हक देने का हासिल नहीं हुआ और ना ही हमें कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन हमारी ये अपील है कि इसके बारे में सोचा जाए और हमें बाहर बैठे हुए लोगों को वोट का हक दिया जाए। देखा जाए तो यहाँ के रहने के बाद भी दिल में मैं सिर्फ पाकिस्तानी हूँ। मैं वहाँ पे काफ़ी काम करता हूँ। 1989 से वहाँ से हमने बेसिक हेल्थ केयर एजुकेशन शुरू की हुई है रूरल एरिया पाकिस्तान में, जिस पे लाखों डॉलर मैं स्पेंड करता हूँ, यहाँ से जमा करता हूँ। और तकरीबन रोज़ाना 70 से 80 हज़ार लोगों की हम खिदमत करते हैं। हेल्थ के वैक्सीनेशन करते हैं, प्री नेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर, ओरल रिहाइड्रेशन, ताकि एक गाँव में यहाँ के हेल्थ केयर पाकिस्तान में नहीं पहुँच सकती उनको पहुँचा सकें। तो ऐसे हम काम करते रहते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हमें भी वोटिंग का हक देना चाहिए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वहाँ के मुस्तकबिल के बारे में भी हमें फ़ैसले का हक दिया जाए, और वो फ़ैसले का हक तभी होगा कि हमें वहाँ पे वोट का हक दिया जाए। हम सिर्फ वोट का हक चाहते हैं और हम खुशी से वोट देंगे। तो इसके लिए अगर हुकूमत कुछ कर सकती है तो ज़रूर करे, और हम यहाँ से कोशिश करते रहेंगे कि हम प्रेशर डालें यहाँ के एम्बेसीज़ और कॉन्सुलेट्स पे कि वो इस बारे में इसका जवाब जल्दी से जल्दी हमें दें। मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से एक मौतबाना गुजारिश करना चाहता हूं कि जिस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये शिक है जहां पर औरतों के लिए कुछ मखसूस नशिस्तें हैं, अक़लियत के लिए कुछ मखसूस नशिस्तें हैं, उसी तरीके से हम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए भी कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं अमेरिका के हवाले से बात करूँगा क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, तो लाखों पाकिस्तानी अमेरिका में इस वक्त रह रहे हैं, तो उनकी कोई भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो मैं ये गुजारिश ही कर सकता हूँ कि प्लीज़ हमारी आवाज़ सुनी जाए और हमारे लिए भी कुछ किया जाए और हमें इस वोटिंग का हक दिया जाए, और वी नीड सम प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन फॉर अस। बैरून मुल्क पाकिस्तानी पाकिस्तान का सरमाया है और पाकिस्तानियों को कभी उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तूफ़ान हो, सैलाब हो, ज़लज़ला हो या वैसे ही रेगुलर रेमिटेंसेस हों, हमेशा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और वोट देना उनका भी बुनियादी हक है। इवन इन अमेरिका जब आप सिटीज़न बनते हैं, पहला हक जो आपको मिलता है वो वोट होता है, आप वोट दे सकते हैं। तो मेरी भी ये गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट देने का हक दिया जाए। शुक्रिया। एक तवील तहरीक आज़ादी के बाद जब पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना, तो उस वक्त बानी पाकिस्तान ने ये ख्वाब देखा था कि हम ऐसा मुल्क बना रहे हैं मुसलमानों के लिए जहाँ पर मुसलमान खुशहाल होंगे। लेकिन 64 साल गुजर जाने के बाद भी जब हमने यहाँ 65वीं इसकी सालगिरह मनाई है,
तो हालात देखें तो वो हमें शर्म आती है, क्या हम उसी पाकिस्तान में रह रहे हैं जिसका ख्वाब पाकिस्तान बानी पाकिस्तान ने देखा था, ये सारे मशरिक ने देखा था। जब हम मुल्क से बाहर रहते हैं तो हमें हर तरह के मीडिया का एक्सेस होता है, हर तरह के इंटरनेशनल मीडिया से हम ख़बरें पढ़ते हैं पाकिस्तान के बारे में, तो हम एक बड़ा न्यूट्रल तज्ज़िया कर सकते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट को बिल्कुल कोई दुख नहीं है पाकिस्तान के शहरियों का, उनकी इकनॉमिक का, वेलफेयर का, माशी और हर हिसाब से पाकिस्तान का बिल्कुल तबाही के बराने पे उनको खड़ा कर दिया गया है। और प्लीज़ इसमें हमें कुछ चेंज चाहिए और इस पाकिस्तान को हम कायद आज़म का पाकिस्तान चाहते हैं। जो कायद आज़म ने इसका ख्वाब सोचा था वही पाकिस्तान हमें वापस दिया जाए, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके लिए जो कुछ और ज़्यादा कर सकते हैं तो हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी बात सुनी जाए और सही लोगों को इलेक्ट करके लेजिस्लेशन में लिया जाए ताकि वो सही तरीके से मुल्क को वापस लेके आएँ और हमारी इज़्ज़त बाहर रहते हुए वापस आए और हम फ़ख्र से कह सकें कि हम पाकिस्तानी हैं। एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान इस वक्त जिसको कहते हैं फेल्ड स्टेट लगती है। किसकी हुकूमत है, किसकी नहीं है, कोई कह नहीं सकता। लॉलेसनेस है। आप कराची का देख लें क्या हो रहा है, वहाँ पे किसकी हुकूमत है? किसी पार्टी के एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, उस पार्टी को एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, मुसलमान मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं। क्या यही ख्वाब था जो कि कायद आज़म साहब ने देखा था, वो पाकिस्तान बनाया था? पाकिस्तान की हुक्मरानों को चाहिए कि इसको ठीक करें और एक फेल स्टेज से लाके इसको पाकिस्तान वो बनाए जैसे कि हमने ख्वाब देखा था। आज सुबह जब मैं उठी तो कॉफ़ी पीने के बाद पाकिस्तान का चैनल एक देखने का इत्तेफाक हुआ, और बड़ी अजीब बात है कि जैसे ही मैंने टीवी खोला तो ये देखा कि एक माँ थी जो अपने बेटे के लिए रो रही थी, एक बीवी थी जो अपने शौहर के लिए रो रही थी, एक बूढ़ा बाप था जो अपनी सबसे बड़ी औलाद के लिए रो रहा था। कई ख़ानदान बेघर हो चुके थे। ये सब कब हुआ? रात की तन्हाई में। और बेतहाशा उस वक्त मुझे उबैदुल्ला अलीम का एक क़ता याद आया। अब तो फ़राक़ सुबह में घुटने लगी हयात, बारेला कितने पहर रह गई है रात, हर तीरगी में तूने उतारी है रोशनी, अब ख़ुद उतर के आ किससे आतर है कायनात। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान में किसी सूरत से निज़ाम बदले और वहाँ का इंतज़ाम बदले। शुक्रिया। जब भी कभी हम लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, पाकिस्तान की बात निकलती है, दिल से एकदम से आवाज़ आती है पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन आजकल जब ये चीज़ें हम देख रहे हैं, एक नंबर है, पिछले साल नेटो फोर्सेस अमेरिका से गई जंग लड़ने के लिए, उनकी 700 कुछ कैजुअल्टीज़ हुई हैं पूरे साल में। और अगर हम सिर्फ आज की ख़बरें देखते हैं, 1800 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं सिर्फ कराची शहर में। क्या ये पाकिस्तान जिंदाबाद? हमें अपना पाकिस्तान वापस चाहिए। मैं इल्तिजा करता हूँ सारी सियासी पार्टियों से, प्लीज़ पॉइंट स्कोरिंग ना करें। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए गरीबों को आप जो है तो तबाह बर्बाद कर रहे हैं, और ये बहुत गलत हो रहा है। प्लीज़ वेक अप। हमारी कौम ने अभी 65वीं सालगिरह मनाई है पाकिस्तान की आज़ादी की, और जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान नहीं है जो कि 11 अगस्त 1947 को कायद आज़म ने एक पैगाम दिया था मुल्क को। अब पाकिस्तान ये बन गया है कि भाई भाई को कत्ल कर रहा है, भाई भाई के साथ धोखे कर रहा है, और एक ऐसी हुक्मरानी छाई हुई है वहाँ पे कि पूरी की पूरी कौम को एक तारीकी की तरफ लेके जा रहे हैं। मेरी ये उम्मीद है कि इस तारीकी के बाद एक सवेरा आएगा, और अल्लाह करे वो सवेरा जल्दी आए, और मेरी ये ख्वाहिश है कि हम बैरून मुल्क पाकिस्तानी उसमें भरपूर हिस्सा लें। आमीन। जो आजकल के हालात हैं, मैं समझता हूँ उसकी दो ख़ास वजूहत हैं। एक तो सबसे बड़ा कि हमारी मशीयत यानी इकनॉमी जो है वो बिल्कुल फॉल हो रही है, नीचे गिरती चली जा रही है। दूसरी वजह, जो हम लोगों ने जिन लोगों को चुना है, जो वहाँ पाकिस्तान की आवाम ने जिन लोगों को चुना है और जो 3.5 साल से हुकूमत कर रही हैं, वो इतने कैपेबल नहीं है। गवर्नेंस बिल्कुल फेल हो गई है। तो पहले हमें इकनॉमी सही करने के लिए बैरून मुल्क पाकिस्तान में जो लोग हैं ये इस सिलसिले में मदद करने को तैयार हैं। भाई देखिए, मसला ये है कि ये जो आप मांग रहे हैं ना वोटिंग राइट्स, ये तो हुकूमत पाकिस्तान
और सियासी पार्टियों का मामला है कि वो इसका कानून पास कराएं और आपको वोटिंग राइट दें, क्योंकि आप पाकिस्तान की बेइंतहा मदद कर रहे हैं और अब आप पाकिस्तान का एक बाजू हैं। ये आपका अटूट अंग है कि आपको वोटिंग राइट दिए जाएं और सियासी पार्टी इसमें एक अपना रोल और किरदार अदा करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जब ज़रूरत होती है तो बैरून मुल्क पाकिस्तानी ही काम आते हैं, तो उनको वोटिंग राइट तो होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि सियासी पार्टियां ये नहीं चाहती हैं कि सही लोग इलेक्ट होकर यहाँ आएँ और सही लोगों को वोट दें, तो वो यही चाहते हैं कि जिन लोगों को हम कंट्रोल कर रहे हैं बस वही वोट दें। और हम लोग हमें जो है असेंबली में अपनी एक 2-3 सीटें मिलनी चाहिए, हर कंट्री की कम से कम 1-2 सीटें होनी चाहिए। पाकिस्तान में, यहाँ अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका बहुत बड़ा कंट्री है, यहाँ बहुत लोग पाकिस्तानी रहते हैं, तो कम से कम 2 से 3 सीटें हमें नेशनल असेंबली में और एक सीट कम से कम। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की किस्मत बदल सकते हैं। Hello viewers, my name is Attorney Naeem Sakhia. I'll be hosting the segment Legally Correct with Safir-e-Pakistan. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सऊद और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लीगली करेक्ट सफ़ीर पाकिस्तान के एक सेगमेंट में, और मेरे साथ अमेरिका डैलस टेक्सास के, बल्कि पूरे अमेरिका के अटॉर्नी एट लॉ जनाब नईम साखिया साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, thank you very much. I'm very happy to be with you here. Sir, I'm really very happy to be with you because it's so nice of you कि आपने इतना busy टाइमिंग में टाइम निकाला अपनी कम्युनिटी के लिए, और not only for Pakistani community, for everybody who's watching this program. If you have any question about the law, any question about the illegal thing, or you know any cases you have, you can call Mr. Sakhia. This you can see the slide. Yes, you can call him, you can email him, and any question you can ask him. We'll be free to answer your questions. और ये प्रोग्राम जो अभी हमने शुरू किया है, इसमें आपके कुछ ऐसे सवाल आते हैं, कुछ लोगों ने हमें ईमेल्स किए हैं जो ये जवाब देंगे जनाब नईम साखिया साहब। जी सर। So I have one question to ask you. ये हमारे कुछ लोग हैं जो सवालात कर रहे हैं ईमेल के ज़रिए, और इसके जवाबात दे वांट टू नो, और मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूंगा, लेकिन अगर आप काइंडली जवाब दे दें इंग्लिश उर्दू दोनों में, तो इट गोज़ फॉर बोथ ऑफ पीपल। I have been charged with misappropriation of property of my employer in the amount of more than $10,000. Prosecutor is offering me a plea deal under which I will be sentenced to 2 years in prison with suspended sentence, community service, and restoration to my employer. If I were to accept this deal, will there be any immigration consequences? Well, yeah, this issue comes up very often. So whenever a person is not a U.S. citizen, and that person faces criminal persecution, if they are charged with a felony and they end up getting sentenced for more than a year, then they can rest assured that they will be facing negative consequences as far as immigration goes. जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीज़न नहीं हैं, और अगर आपको किसी वजह से कोई क्रिमिनल चार्ज आप पे लगाया गया है जिसके नतीजे में आपको 1 साल से ज़ायद कैद काटनी पड़ेगी, चाहे वो सर्व सेंटेंस हो या सस्पेंडेड सेंटेंस हो, तो उसके नतीजे में आपको डिपोर्टेशन प्रोसीडिंग्स का सामना करना पड़ सकता है। एक और क्वेश्चन ये इसी का है कि इवन योर रेजिडेंस, या इवन इफ़ यू आर अ परमानेंट रेजिडेंट, रिगार्डलेस ऑफ हाउ लॉन्ग यू हैव बीन अ रेजिडेंट, अगर आपने कोई ऐसा क्राइम किया है जिसके नतीजे में आपको 1 साल से ज़ायद की सज़ा हो सकती है, तो फिर इस बात का बहुत कवी इम्कान है कि इमिग्रेशन आपके पीछे आएगा और आपको रिमूव करने की कोशिश करेगा। सिर्फ वो लोग जो यूएस सिटीज़न हो चुके हैं वो सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन लॉज नहीं होते, लेकिन हर वो शख्स जो कि यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में है, चाहे वीज़ा पे हो, चाहे परमानेंट रेजिडेंट हो, चाहे किसी भी कैफियत में हो, और चाहे कितने ही अरसे से क्यों ना हो, ये बहुत समझने की बात है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि अगर हम यहाँ बड़े तवील अरसे से हैं तो हमें यहाँ से हटाया नहीं जा सकता। अब यकीन मानिए मेरे पास एक कॉल आई
परसों की बात है, खातून जर्मनी से हैं और वो यहाँ पे 1962 से रह रही हैं और उनकी एक कन्विक्शन थी 20 साल पुरानी, जो कोई ड्रग रिलेटेड ऑफेंस में उनकी कन्विक्शन हुई थी 20 साल पहले। उसके नतीजे में वो आज डिपोर्टेशन फेस कर रही हैं। उनके सर्कमस्टांसेस तो बड़े यूनिक हैं, मैं उनमें तो अभी नहीं जाऊँगा, लेकिन जो समझने की बात है वो ये है कि अगर आपके रिकॉर्ड पे किसी भी तरह की कोई कन्विक्शन होती है जिसके नतीजे में आप 1 साल से ज़ायद कैद आपको हासिल होती है, चाहे वो आप सर्व करें, चाहे वो आपका सेंटेंस सस्पेंड हो जाए, आपको डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ सकता है। तो इन साहब के लिए जिन्होंने सवाल भेजा है वो ये कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन ने जो है वो उनको प्ली एग्रीमेंट की या प्ली डील ऑफ़र की है, तो उनको मैं ये मशवरा दूंगा कि वो कोशिश करें कि अगर उनका सेंटेंस 1 साल से कम का हो सके ताकि वो फेलनी ना गिनी जा सके, तो फिर वो इमिग्रेशन के सीवियर जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनसे वो बच सकेंगे, अदरवाइज़ बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। सर, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एनीथिंग, अच्छे अटॉर्नी के उन्होंने कहा है, सो नाइस ऑफ यू, बट यू कैन कॉल मिसेस नईम साकिया इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी प्रॉब्लम, ही माइट हेल्प यू। थैंक यू सर। अभी दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आप इतना अच्छा इसका जवाब दे रहे हैं और तफसीली दे रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर द पीपल हु इज़ वाचिंग दिस प्रोग्राम। I was convicted of a felony and then put into deportation proceeding. I am from a country where I feel threatened to go. I believe I will be targeted for prosecution because of my religious belief. Can I get any relief from the immigration court? Yes, you can. However, I just have to let you know that if a person does not have any criminal conviction on the record, their choices of relief are very and many in the immigration court. लेकिन अगर आपके record पे already felony है तो फिर आप यूँ समझिए कि आपकी जो choices हैं वो बहुत limited हो जाती हैं। अलबत्ता जो सिचुएशन आपने बयान की है कि आपको ये लगता है कि अगर आप अपने मुल्क वापस गए तो आपको आपके religious beliefs की basis पे persecution का सामना करना पड़ेगा, तो आप even though आपके record पे felony है उसके बावजूद आप प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर के तहत क्वालिफाई कर सकते हैं, जिसका बुनियादी तौर पे मतलब यह है कि इवन दो कि आप रिमूवेबल हैं, इवन दो कि किसी और तरह का रिलीफ आपको इमिग्रेशन कोर्ट नहीं देना चाहता, आपको इस काबिल नहीं समझता, लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि आप ये साबित कर पा रहे हैं कि आपको अपने मुल्क में जाने के बाद शदीद किस्म की मुश्किलात का या जानी माली नुकसानात का ख़तरा है, तो उसकी वजह से वो आपको यहाँ पर रहने की इजाज़त दे सकते हैं। सर, ये सवाल आपसे अभी इन्होंने किया है, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो ये साहब हैं जो भी हैं, आई डोंट नो, ये अगर जाते हैं तो मगर यहाँ पे उनको कोई ऐसा प्रूफ नहीं चाहिए होगा कि हु इज़ ही, आई मीन ही शुड बी समथिंग कि उनको कोई प्रॉब्लम है, देयर सो मेनी रिलीजन्स, सो मेनी। या देखें, ये चीज़ अपनी जगह है। मैंने जो जवाब दिया वो सिर्फ इस बुनियाद पे दिया कि एक फॉर्म ऑफ रिलीफ आपके पास अवेलेबल है। अब उसके लिए क्वालिफाई आप किस तरह से करते हैं वो एक अलग बहस है। तो इसका मतलब ये कि पहली चीज़ तो ये समझिए कि जब फेलनी होती है आपके रिकॉर्ड पे तो आपकी जो चॉइसेस हैं वो लिमिटेड हो जाती हैं। तो बहुत सारे जो रिलीफ अवेलेबल हैं उन लोगों के लिए जिनके रिकॉर्ड पे कोई फेलनी नहीं है वो इनके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। तो इनके लिए जो फॉर्म ऑफ रिलीफ अवेलेबल होगा वो एक ही होगा कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। अब वो उस रिलीफ के लिए कैसे क्वालिफाई करते हैं उस सिलसिले में बड़ी तफसीलात हैं, तो उसके लिए यकीनन उन्हें किसी अटर्नी से बैठ के तफसीली तौर पे अपनी सिचुएशन को डिस्कस करना चाहिए और जो सबूत चाहिए होंगे इमिग्रेशन कोर्ट देखना चाहेगा वो उनको प्रोवाइड करना होंगे। Now, साकिया साहब, I have a third question. ये भी एक ईमेल से आया है। I was ordered removed from the US. Wow. I filed an appeal which was denied. I am now detained pending removal. However, I am unable to secure traveling document from the consulate of my country. How long will I remain in detention? Can I be released from immigration custody? जी, ये वो सिचुएशन है जहाँ किसी शख्स के ख़िलाफ़ फाइनल ऑर्डर ऑफ रिमूवल इशू हो चुका है और इमिग्रेशन कोर्ट से अपना केस हार चुके हैं। बोर्ड ऑफ इमिग्रेशन अपील्स में उनकी अपील खारिज हो चुकी है और अगर उन्होंने जुडिशल रिव्यू लिया है सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में तो वो भी उनके हक़ में नहीं गया, तो वो एक बड़ी बदनसीबी की सिचुएशन में है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। Now the thing is this, you have to understand that somebody who has been ordered removed and they have a final order of removal against them,
Immigration is charged with the responsibility of executing that order, which means that immigration will do anything and everything which is in their power to remove this person now. Sometimes it becomes necessary to detain that person because of various reasons. One of the common reasons is that that person has any criminal conviction on their record, or they were ordered removed before and they did not comply with the supervised release orders. If that is the case, then immigration can keep you in detention for up to 6 months. During this time, they will consider your situation at the interval of 90 days and see if you can be released based on your circumstances and the fact that immigration can find you non-threatening to the society, and they can also find you that you are not a danger to the society and you're not a flight risk. If they don't find that, then they keep you in detention for another 90 days. After that, if during this time, if there is no realistic opportunity that they will be able to remove you in a foreseeable future, they may go ahead and release you at that time. साकिब साहब, सवालात तो बहुत हैं, प्रोग्राम का वक्त भी थोड़ा कम होता है, लेकिन ये है कि इतनी सवालात हैं और इंशाल्लाह जो गुड न्यूज़ है for the viewers that every week Mr. Sakia will be legally correct सफ़ीर पाकिस्तान में होंगे, तो you can ask any question, you can email him. इनका एड्रेस मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा सर. मैं लोगों को बता दूँ कि you can contact Mr. नईम हारून साकिया, साकिया लॉ ग्रुप, और ईमेल एड्रेस है www.sakialawgroup.com. दूसरा है mail@immigrate2america.com. थैंक यू मिस्टर नईम साकिया साहब. इंशाल्लाह I'll see you in the next program. और इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं. अल्लाह हाफ़िज़. We all like something special. He likes it personal. He likes a private space. He prefers it laid back. She likes a bedtime story. He likes to dream of his own. How would you like to fly with the best? Etihad Airways, the world's leading airline. नाज़रीन, तो आप देख रहे थे अपना पसंदीदा प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान. सफ़ीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़, आपकी पहचान, राब्तों का एक नाम, हमेशा आपके साथ साथ. आज का पैगाम यही है कि मोहब्बत से, प्यार से, अखुवत से रहिए और पैगाम मोहब्बत पहुँचाते रहिए जहाँ तक पहुँचे. इसके साथ ही आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान आपसे इजाज़त चाहेगा. अल्लाह हाफ़िज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.